नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ अर्थात बौद्धिक संपदा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्धिक संपदा विधि विधि तृतीय वर्ष का एक वैकल्पिक विषय है और इस वीडियो में हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में वो सब बातें जानेंगे जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, तो सबसे पहले हम संपत्ति को जानते हैं कि संपत्ति क्या होती है। संपत्ति शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है अपने होने का गुण या लक्षण या अपने होने की स्थिति। अन्य शब्दों में जिस वस्तु पर हम अपने अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित कर सकते हैं वही संपत्ति होती है। संपत्ति के प्रकार देखते हैं हम। संपत्ति दो प्रकार की होती है, मूर्त संपत्ति कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, अमूर्त संपत्ति इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। इनको अन्य शब्दों में हम भौतिक और अभौतिक संपत्ति भी कहते हैं। भौतिक संपत्ति अर्थात मूर्त संपत्ति को हम चल और अचल में विभाजित कर सकते हैं। वही अमूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते लेकिन फिर भी एक संपत्ति के रूप में उनका अस्तित्व होता है। ऐसी संपत्तियों में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल इत्यादि आती है। अधिकार को भी हम जान लेते हैं। अधिकार किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति को कानून सम्मत या संविदा सम्मत सुविधा, दावा या विशेषाधिकार है। इस तरह संपत्ति और अधिकार एक दूसरे के पूरक हुए हैं और इन दोनों की ही रक्षा विधि द्वारा की जाती है। इसके संबंध में बेंथम के कोटेशन है, संपत्ति और विधि साथ साथ उत्पन्न हुए हैं और साथ साथ समाप्त होंगे। विधि के अस्तित्व में आने की पूर्व संपत्ति नहीं थी। विधियों को हटा दीजिए, संपत्ति समाप्त हो जाएगी। इस तरह संपत्ति व्यक्ति द्वारा धारित अधिकार की विषय वस्तु है। अधिकार रहित वस्तु संपत्ति नहीं होती। किसी वस्तु के संबंध में अधिकार ही संपत्ति की संकल्पना है। व्यक्तिगत संपत्ति का विचार उस समय अस्तित्व में आया जब लोगों ने वस्तुओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ संपत्ति का भी विकास होता गया और अगर हम देखें तो सभ्यता के विकास में संपत्ति का एक बड़ा ही योगदान है। यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने है जिसमें आप एक घर, एक गाड़ी और दो ब्रांड नेम देख रहे हैं। यहाँ घर अचल संपत्ति का उदाहरण है, गाड़ी चल संपत्ति का उदाहरण है, अर्थात ये दोनों भौतिक संपत्तियां हैं। और दूसरी तरफ कोका कोला और एचपी जो ब्रांड नेम है। कोका कोला एक पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी का नाम है। जब भी हम कोका कोला शब्द का जिक्र करते हैं तो इसके पेय पदार्थ की एक अलग ही छवि हमारे दिमाग में छप जाती है। उसी तरह एचपी एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, ये जो कंप्यूटर उत्पादों को बनाती है। और जब हम एचपी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में इनके प्रोडक्ट की छवि अंकित हो जाती है। तो कोका कोला, एचपी अन्य ब्रांडों से अपने ब्रांड को अलग बनाती है। ये दोनों अपने आप में ही एक संपत्ति है। अब हम बौद्धिक संपदा का अर्थ और प्रकृति को जान लेते हैं। बुद्धि के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है इंटेलेक्ट, जो लैटिन शब्द इंटेलेक्टस से लिया गया है और इसका अर्थ होता है बोध यानी परसेप्शन। सामान्य अर्थों में बौद्धिक संपदा से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से होती है। यह व्यक्ति के बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। यह ज्ञान, विचार, प्रतिभा की बाह्य अभिव्यक्ति है। लेखकों की रचनाएं और आविष्कारकों के आविष्कार बौद्धिक संपदा के मुख्य विषय हैं। सामंड के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क के अमूर्त उत्पाद उतने ही मूल्यवान हो सकते हैं जितना कि उसकी भौतिक संपत्ति। इसलिए विधि मनुष्य के अमूर्त उत्पादों पर भी स्वत्वाधिकार देती है। बौद्धिक संपदा अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो मस्तिष्क की सृजनात्मक और एक निश्चित समयावधि तक की विशिष्ट दोलन तक है। बुद्धि की संपत्ति विधि की दृष्टि में बुद्धि धारण करने वाले
मनुष्य की संपत्ति है। अतः जब हम बौद्धिक संपदा की बात करते हैं तो हमारा आशय मानव बुद्धि के किसी विशेष क्रियाकलाप से होता है। बौद्धिक संपदा अधिकार का मूल कार्य लोगों के मस्तिष्क से उपजे अधिकारों की रक्षा करने के साथ कानून से संबंधित है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नई प्रौद्योगिकियों, कलात्मक अभिव्यक्ति और आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से व्यक्तियों के रचनात्मक काम की रक्षा की जाती है और वे अपने श्रम का लाभ प्राप्त करते हैं। इस तरह बौद्धिक संपदा अधिकारों की विशेषताएं अगर हम देखें तो बौद्धिक संपदा अधिकारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये अमूर्त संपत्ति की श्रेणी में आते हैं और ये आर्थिक रूप से मूल्यवान सूचना है। बौद्धिक संपदा अधिकार अन्य व्यक्तियों को सृजित सूचना का प्रयोग करने से रोकने अथवा उन शर्तों जिस पर इसे प्रयोग किया जा सकता है को तय करने का वैधानिक रूप से लागू करने वाला अधिकार है। अब हम जानते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों में क्या क्या शामिल है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने वाले अभिसमय के अनुच्छेद 2(7) के अनुसार बौद्धिक संपदा में निम्नलिखित अधिकार आते हैं। साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कृतियाँ, अभिनय करने वाले कलाकारों, फोन तारों और प्रसारणों का प्रस्तुतिकरण, मानवीय प्रयासों के सभी क्षेत्रों में आविष्कार, वैज्ञानिक खोज, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, वाणिज्यिक नाम एवं पदनाम, अनुचित प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण, औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक कार्यशीलता से उत्पन्न होने वाले अन्य अधिकार, ये सभी अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। इस तरह इन अधिकारों को देखें तो हम पाएंगे कि ये सारे अधिकार बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाले अधिकार है। ये ज्ञान, विचार, प्रतिभा की बाह्य अभिव्यक्ति है। बौद्धिक संपदा और अन्य प्रकार की संपदा में मूलभूत अंतर यह है कि बौद्धिक संपदा का केंद्र बिंदु मस्तिष्क का उत्पाद होता है, न कि स्वयं का उत्पादन। उदाहरण के लिए कॉपीराइट के अंतर्गत पुस्तक संपदा नहीं होती है, बल्कि बौद्धिक रचना को, जिसमें विचार, अवधारणा तथा मनोभाव एक निश्चित प्रारूप में समाविष्ट होते हैं, और जो उस पुस्तक में समाविष्ट होते हैं, तो उस पुस्तक में समाविष्ट वे विचार, जो लेखक के जो विचार होते हैं, वो संपदा कहे जाते हैं, और उन विचारों को प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति को हम देखते हैं। बौद्धिक संपदा की प्रकृति अमूर्त होती है। इसके अंतर्गत भौतिक या मूर्त संपत्तियों से पृथक अभौतिक या अमूर्त वस्तुओं से संबंधित ऐसे हित एवं अधिकार आते हैं जिन्हें विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है एवं उनका संरक्षण किया जाता है। बौद्धिक संपदा में भी मूर्त संपत्तियों की भांति जो हमारी भौतिक संपत्ति उसकी तरह स्वामित्व, अर्जन, ग्रहण, वयन और अंतरण आदि के लक्षण विद्यमान रहते हैं, और इनके संरक्षण एवं विनियमन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त कानूनी व्यवस्था की गई है। इस तरह अगर हम देखें तो बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति प्राथमिक तौर पर नकारात्मक होती है। बौद्धिक संपदा अधिकार ऐसे अधिकार है जिनके आधार पर स्वामी के अतिरिक्त अन्य के द्वारा बौद्धिक संपदा को अनधिकृत प्रयोग या उपयोग करने से निवारित किया जाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कॉपीराइट के स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन या अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कृति के पुनरुत्पादन या प्रकाशन या विक्रय को साहित्यिक चोरी या नकल समझा जाता है तथा यह कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है। इसी तरह रजिस्ट्रीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी को प्राप्त जो अधिकार है
वो अन्य लोगों को उस चिन्ह का उपयोग करने से रोकता है। जैसे हमने देखा कोका कोला, आज अगर हम अपने खुद के कोई पेय पदार्थों की फैक्ट्री लगाए तो हम उस कोका कोला शब्द का इस्तेमाल, उस ब्रांड नेम का इस्तेमाल और उससे मिलता जुलता कोई अन्य चिन्ह अपने ब्रांड पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों में कुछ सकारात्मक अधिकार भी सम्मिलित है, जैसे कानून द्वारा अपेक्षित शर्तों का पालन किए जाने पर प्रतिलिपि अधिकार को समुन्देशित या अनुज्ञापित करने का अधिकार, पेटेंट प्राप्त करने का अधिकार, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रीकरण का अधिकार, अतिलंघन की स्थिति में उपचार प्राप्त करने का अधिकार। तो इस तरह हमने देखा कि बौद्धिक संपदा से तात्पर्य मस्तिष्क के अमूर्त उत्पाद हैं जिन्हें विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। मूर्त संपत्ति, भौतिक संपत्ति के स्वामी को संपत्ति के बारे में शाश्वत अधिकार प्राप्त होता है, जबकि बौद्धिक संपदा के स्वामी को प्राप्त अधिकार की अवधि विधि द्वारा सीमित होती है। इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकार को सदैव सीमित एकाधिकार के रूप में व्यक्त किया जाता है। सीमित अवधि लोकहित की अवधारणा पर आधारित है। विधि द्वारा विहित अवधि बीत जाने के पश्चात बौद्धिक संपदा पर व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो जाता है और इसके पश्चात ये एक सामान्य सार्वजनिक संपदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक सीमित कालावधि का है, जैसे कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष, पेटेंट की अवधि 20 वर्ष, ट्रेडमार्क की अवधि 10 वर्ष तक विधि द्वारा निश्चित की गई है। इसके पश्चात ये एक सार्वजनिक अधिकार में तब्दील हो जाते हैं। ट्रेडमार्क का हम नवीनीकरण कर सकते हैं, अगर नवीनीकरण नहीं करवाया तो ये भी एक सार्वजनिक संपदा में तब्दील हो जाता है। तो हमारे सिलेबस में मुख्यतया हम 3 अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999। आगे की वीडियो में हम बौद्धिक संपदा अधिकार और जो बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधारणा कैसे विकसित हुई, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।